गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं लेसन 9 में, जिसका नाम था प्रकाश या लाइट। हम आज बात करेंगे अपवर्तन की। अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन का सीधा सा अर्थ होता है कि मान लीजिए कि ये पृथककारी तल है। पृथककारी तल का मतलब दो माध्यम के बीच में ये पृथककारी तल है। इसके नीचे की ओर अलग माध्यम है जिसे मैं माध्यम 2 लिख रहा हूँ, और ऊपर की ओर एक माध्यम है जिसे मैं माध्यम 1 लिख रहा हूँ। इस माध्यम में और इस माध्यम में अंतर है। एक माध्यम सघन होगा और एक माध्यम विरल होगा। हो सकता है माध्यम फर्स्ट सघन हो, माध्यम 2 विरल हो, या माध्यम फर्स्ट विरल हो, माध्यम 2 सघन हो। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में, इस एक माध्यम से चल रही है किरण, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये जो पृथककारी तल होता है, पृथककारी का मतलब तल का मतलब जो दो माध्यम में विभिन्नता को दर्शाता है। इस पृथककारी तल से जो प्रकाश की किरण होती है ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी कि इसका मार्ग तो क्या है, ऐसे जाएगी ये किरण सीधाई में, पर क्या होगा, यहाँ पे मैं विलंब मान लेता हूँ, तो ये क्या होगी कि इस पृथककारी तल से विचलित हो जाएगी। और विचलित होने से क्या होगा, इस जो प्रकाश किरण है ये अभिलंब से या तो दूर चली जाएगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण और इस किरण को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये भी अपवर्तित किरण है और ये भी अपवर्तित किरण है। ये अभिलंब है। तो मैंने ये कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी तल से अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। वो या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसे हम अपवर्तन कहेंगे। अपवर्तन के लिए आवश्यक है कि जो आपतित किरण है, ये दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृथककारी जो तल है, इस पृथककारी तल के अभिलंब ना हो। यानी कि ये जो किरण है ये इस प्रकार से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जानी चाहिए। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो आपतित किरण की जो दिशा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये सीधे ही आगे निकल जाएगी। तो अभिलंब जो होता है इसके अनुसार जो है प्रकाश किरण आपतित नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें अगर मैं अपवर्तन की परिभाषा दूं तो परिभाषा में आप ऐसे लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी तल पर अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, होता क्या है, ये ऊपर सघन माध्यम मान लेता हूँ मैं, जो कि पानी हो सकता है या कांच हो सकता है, और नीचे मैं विरल माध्यम मान लेता हूँ जो कि वायु या निर्वात हो सकता है। ये पृथककारी तल है और ये अभिलंब है। सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। वेग में क्या होगा,
परिवर्तन होगा और इस वेग में परिवर्तन के कारण ही जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिएगा ऐसे किस प्रकार से अभिलंब की ओर झुकेगी और दूर हटेगी। जब सघन माध्यम से विरल में जाएगी, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करेगी तो ये जाने तो कैसे चाहिए, ऐसी चाहिए, लेकिन सघन माध्यम में जो प्रकाश का किरण का वेग होता है वो ज़्यादा होता, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश का जो किरण का वेग होता है वो विरल माध्यम में अधिक हो जाता है और अधिक होने के कारण ये क्या हो जाती है, इस अभिलंब से दूर हट जाती है। जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन जा कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर पर ऊपर की ओर विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण का जो वेग है वो अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वो अपने पथ से विचलित होकर जो अभिलंब है उसकी ओर झुके जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आपके क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये होगा कि प्रकाश का जो वेग है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सुनिएगा। क्वेश्चन आएगा कि कांच की स्लेब की सहायता से एक सरल प्रयोग द्वारा अपवर्तन की घटना को समझाइए। अपवर्तन की घटना को समझाइए। तो देखिएगा, हम एक कांच की स्लेब लेते हैं। ये कांच की स्लेब है आयताकार, इसे हमने ABCD नाम दिया। कांच है तो एक ऐसा माध्यम है, सघन माध्यम है। इस माध्यम के ऊपर वायु है तो यानी कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। इसके नीचे भी क्या है, वायु है, तो ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। ये कांच की स्लेब है। अब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो आप जानते हैं प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जैसे ही अभिलंब की ओर झुकेगी तो झुकने के बाद में क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब देखिएगा, ये किरण सघन माध्यम से कहाँ जाएगी, अब विरल माध्यम में जाएगी। सघन माध्यम है कांच, इससे कहाँ निकल रही है, वायु में निकल रही है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो ये जो किरण है इसको मैं नाम देता हूँ PQRS। और ये कोण है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। इसी प्रकार ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, IR। अब सुनिएगा कि PQ जब किरण आपतित हुई इसे आपतित किरण कहेंगे। ये क्या हुई, अपवर्तित हुई थी, अपवर्तित किरण कहेंगे। और जब ये बाहर निकलेगी तो इसे हम निर्गत किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्गत किरण। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुकी। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इससे दूर हट जाएगी। तो ये जो किरण की रेखा थी कि किरण जो है ये सीधी जाती तो इस प्रकार से जाती, तो ये दोनों जो है ये आपस में क्या होती है, समांतर होती है। ये कभी भी आगे जाके एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो ये क्या है कि कांच की सहायता से हमने, कांच की स्लेब की सहायता से हमने अपवर्तन को समझाया है प्रयोग करके। तो ये आपको ऐसा सेम टू सेम लिखना है, डायग्राम बनाना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें तो आगे आते हैं अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार से हमने परावर्तन
के नियम पढ़े थे उसी प्रकार हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। अपरावर्तन के हमने 2-3 नियम पढ़े थे, यहाँ पे अपवर्तन के हम पढ़ेंगे 2 नियम। पहला जो नियम है ये नियम है जो परावर्तन का नियम है उसके जैसा ही है, सेम नियम है। पहला जो नियम है वो ये कहता है कि आपतित किरण कोमा अभिलंब। अब वहाँ पे तो क्या था कि परावर्तित किरण थी, यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, अपवर्तित किरण लिखेंगे। अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम जो है देखिएगा, इस नियम को समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ही तो अभिलंब है, इस पॉइंट पे ही आपतित किरण है और इस पॉइंट पे ही क्या है, अपवर्तित किरण। यानी तीनों ही क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन आपतन कोण और जो अपवर्तन कोण है, इनकी ज्या का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन थीटा होता है, तथा साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या जिसे हम साइन आर कहेंगे, का अनुपात स्थिरांक होता है। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का जो नियम है, स्नेल नामक वैज्ञानिक द्वारा इस बात को बताया गया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये जो दूसरा जो नियम है अपवर्तन का, ये स्पेशल इस नाम से भी पूछा जाता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है स्नेल का नियम, ध्यान रखना। सीधा प्रश्न आता है स्नेल का नियम क्या है, तो आपको बताना है आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात ही क्या कहलाता है, अनुपात जो होता है वो स्थिरांक होता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अपवर्तनांक की। 2 ही नियम है इसमें, ध्यान रखना। परावर्तन में 3 नियम है, इसमें 2 नियम है। अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पृथककारी तल है, ऊपर की ओर एक माध्यम है और इसी प्रकार एक नीचे भी माध्यम है, माध्यम 1 और माध्यम 2। ये जो प्रकाश की किरण आपतित होती है, इस प्रकाश की किरण का जो वेग है, और जब ये इसमें से अपवर्तित होगी, या तो इससे दूर होगी या इसके पास आएगी, तो इस अपवर्तित किरण का जो वेग होगा, अपवर्तित किरण का जो वेग होगा, इन दोनों वेगों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। मान लीजिए माध्यम 1 में वेग जो है वो 10 है और जो अपवर्तित किरण का वेग है वो 5 है, तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक होगा वो 10/5 बराबर 5 होगा। यानी कि एक माध्यम में प्रकाश किरण के वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण के वेग के अनुपात को ही हम क्या कह देते हैं, अपवर्तनांक कह देते हैं। दूसरी हम अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, अपवर्तनांक जो होता है इसे म्यू से दर्शाया जाता है, इसे म्यू से दर्शाया जाता है, एम से भी दर्शा देते हैं, एक ही बात है। अब क्या होता है कि जब हमें माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना होता है या माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालना होता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं कि माध्यम 1 के सापेक्ष आप दूसरे का अपवर्तनांक निकालिए, तो इसके अलग अलग सूत्र होते हैं। अगर हमें माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक निकालना है तो हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे कि जो माध्यम 1 है उसमें माध्यम 1 में वेग, प्रकाश किरण का वेग अपोन में माध्यम 2 में प्रकाश किरण का वेग, और ये हो जाएगा v1 अपोन v2। और अगर हमें 1 के सापेक्ष 2 का निकालना है तो हम क्या लिखाएंगे, माध्यम 2 में प्रकाश किरण का वेग
अपोन में माध्यम में 1 में प्रकाश किरण का वेग। तो ये हो जाएगा v2 अपोन v1। तो इस प्रकार से हम दो सूत्रों के द्वारा एक के सापेक्ष दूसरे का क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। जो एक नाम आएगा इसमें निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये क्या होता है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि अगर एक जो आप माध्यम मानो, माध्यम एक, इसमें एक माध्यम तो क्या होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए, दूसरा चाहे कोई भी हो। जब एक माध्यम निर्वात है, निर्वात का मतलब जहाँ पे वायु का अभाव हो, मतलब जहाँ पे वायु न हो, उस अवस्था को हम निर्वात कहते हैं। जहाँ पे वायु नहीं होती उसे निर्वात कहते हैं। तो एक माध्यम तो क्या होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए, दूसरा चाहे जल हो, कांच हो, कुछ भी हो। तो एक माध्यम अगर निर्वात है और दूसरा अगर कोई भी है, तो उसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष जो हम अपवर्तनांक निकालेंगे उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, जिसका सूत्र होगा म्यू बराबर सी अपोन वी। सी यहाँ पे निर्वात में वेग है, वी यहाँ पे माध्यम में प्रकाश किरण का वेग है। यानी कि निर्वात के सापेक्ष जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक जो होता है ये निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली तो माध्यम की प्रकृति कैसी है, माध्यम की प्रकृति अगर चेंज होगी तो जो अपवर्तनांक है वो भी बदल जाएगा। इसी प्रकार अगर घनत्व जो है वो अलग है तो अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा। प्रकाश का अगर तरंग दैर्घ्य चेंज हो गया तो अपवर्तनांक भी चेंज हो जाएगा। यानी कि 3 बातों पे अपवर्तनांक जो है वो क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये हमने बात की अपवर्तनांक की। इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है वो निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।